नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, और इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल्स एंड थ्योरी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय टेलर एंड वेगनर। देन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट बाय डेविस एंड पेंक। देन थ्योरी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन बाय अल्फ्रेड वेबर और थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन बाय लॉस एंड स्मिथ। ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी, रैंक साइज रूल। ठीक है। देन हम लोग देखेंगे हॉटलैंड, रीमलैंड, ऑर्गेनिक थ्योरी। ठीक है। और सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय क्रिस्टॉलर एंड लॉस। तो इन सारे इम्पोर्टेंट थ्योरी को हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना, जो कि F.B. टेलर के द्वारा 1908 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। तो आज हम लोग इसी से संबंधित कुछ डिटेल देखने वाले हैं, और उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा और कुछ जानने को, कुछ सीखने को मौका मिलेगा आपको। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस की, ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना की, तो ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो परिकल्पना है, ये हमें बताता है कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको पता होगा कि कोई भी जब थ्योरी बनता है तो वो डायरेक्ट थ्योरी नहीं बन जाता है, वो पहले हाइपोथेसिस होता है, परिकल्पना होता है। जब उसमें सब कुछ सही रहा तब उसे मान्यता मिलती है थ्योरी की। हाइपोथेसिस से ही थ्योरी बनता है। तो ये जो महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना है, ये थ्योरी नहीं है, ये एक हाइपोथेसिस था, अजम्पशन था। ठीक है। तो हम बात करें कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस की, तो इस परिकल्पना से हमें यह पता चलता है कि महाद्वीपों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ठीक है। तो लोग जानना चाहते थे कि जो वॉल्केनो है, यानी ज्वालामुखी है, क्यों हो रही है। ठीक है। लोग जानना चाहते थे कि फोल्ड माउंटेन क्यों बन रहे हैं या क्यों बने हैं। ठीक है। लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या केवल महाद्वीप ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं या फिर ओशन भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी प्रवाह कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कई प्रश्न लोगों के मन में आ रहे थे। तो उन्हीं सभी प्रश्नों का, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस हाइपोथेसिस के माध्यम से F.B. टेलर ने देने की कोशिश की। तो क्या है इनका हाइपोथेसिस, परिकल्पना, उसे हम लोग आज विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना की, तो F.B. टेलर ने, ठीक है, F.B. टेलर एक कॉन्सेप्ट दिए, यानी एक हाइपोथेसिस दिए, जिसका नाम था हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। और ये जो हाइपोथेसिस था, ये जो परिकल्पना था, ये 1908 ईस्वी में इन्होंने दिए। ठीक है। लेकिन इसका जो पब्लिकेशन है वो 1910 ईस्वी में ही किया जा सका। ये जो परिकल्पना था, टेलर महोदय ने तो 1908 ईस्वी में ही दे दिए थे, लेकिन इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में ही पॉसिबल हुआ। ठीक है। अब किसी भी हाइपोथेसिस का या थ्योरी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ उद्देश्य होता है।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट था, इसका क्या उद्देश्य था, इस परिकल्पना का क्या उद्देश्य था, क्यों एफ.बी. टेलर ने इस परिकल्पना को दिया? तो इस परिकल्पना को देने के पीछे जो उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य था कि टर्सरी युग के मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। जो पर्वत टर्सरी युग में बने हैं उसी का एक्सप्लेन करना इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। अब एफ.बी. टेलर के सामने एक समस्या थी, और वो समस्या क्या थी? उनके सामने एक समस्या थी कि आखिर उत्तरी अमेरिका के रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण ही क्यों है? ठीक है, साथ ही आल्प्स, कॉकेकस तथा हिमालय पर्वत का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर क्यों है? ये टेलर के मन में एक बड़ा प्रश्न था। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो आप देख पाएंगे कि जो उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत है, इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ठीक है, और जो एंडीज पर्वत है इसका भी विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अगर आप आल्प्स पर्वत की देखें विस्तार तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ है। एटलस माउंटेन को देखें तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, अब हिमालय पर्वत को देखेंगे तो इसका भी विस्तार पूरब से पश्चिम की तरफ है। तो टेलर के मन में ये एक समस्या थी और एक प्रश्न था कि आखिर एंडीज और रॉकी का विस्तार उत्तर से दक्षिण है, जबकि आल्प्स है, कॉकेकस है, एटलस है, हिमालय है, इन सभी पर्वतों का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम क्यों है? तो मेन ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य यही था, इसका पता करना था उनको, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इन्हीं सब प्रश्नों को इन्होंने समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट से रिलेटेड टर्म एफ.बी. टेलर ने ही सबसे पहले दिया था, ऐसा नहीं है। इससे पहले ऑन्टेनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दे चुके थे। ठीक है, ऑन्टोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले 1858 ईस्वी में ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दे चुके थे। ठीक है, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था वो विस्तारित नहीं था, इन्होंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है, तो उसी में कुछ मॉडिफाई किए एफ.बी. टेलर महोदय। ठीक है, अब टेलर का जो कॉन्सेप्ट था महाद्वीपीय प्रवाह का परिकल्पना, हाइपोथेसिस, तो टेलर ने इस हाइपोथेसिस में बताया कि जो क्रिटेशियस काल है, इस काल में पूरा विश्व दो स्थलखंड में डिवाइड था, बटा हुआ था। ठीक है, पहला था लॉरेंसिया जो कि वर्तमान में उत्तरी ध्रुव के पास था, जबकि दूसरा था गोंडवाना लैंड जो कि वर्तमान के दक्षिणी ध्रुव के पास था। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो प्राचीन काल में कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, यानी पृथ्वी का समस्त स्थलखंड दो भागों में डिवाइड था, एक भाग था लॉरेंसिया और दूसरा भाग था गोंडवाना। ठीक है, अब टेलर ने बताया कि जो लॉरेंसिया है वो उत्तरी ध्रुव के पास यानी नॉर्थ पोल के पास था, और जो गोंडवाना है वो साउथ पोल के पास था, दक्षिणी ध्रुव के पास था। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि जब भी हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो थ्योरी में जो भी बातें कही गई होती हैं उसे ही हम लोग को पढ़ना होता है, हम अपने तरफ से उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो थ्योरी में कहा गया है उसी चीज़ को आप पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी क्या देखें कि टेलर ने क्रिटेशियस काल में पृथ्वी का जो स्थल भाग था उसे दो भागों में बताया था। जो पहला भाग था उसे लॉरेंसिया कहा, ठीक है, और दूसरा भाग को गोंडवाना लैंड कहा। और इन्होंने बताया कि लॉरेंसिया उत्तरी ध्रुव के पास जबकि गोंडवाना लैंड दक्षिणी ध्रुव के पास था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखें
तो कुछ इस प्रकार से था। अगर हम मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है, तो जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पर था लॉरेंसिया, और ये जो साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव, आप देख सकते हैं यहाँ था गोंडवाना लैंड। और इसी चीज़ को एफ बी टेलर महोदय ने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है। अब टेलर जो थे, इन्होंने जो ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया, तो इन्होंने महाद्वीप के प्रवाह को दो दिशाओं में बताया। इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप का प्रवाह हुआ है वो मुख्यतः दो दिशाओं में हुआ। पहला कि भूमध्य यानी विषुवत रेखा की ओर, और दूसरा पश्चिम की ओर। ठीक है। कैसे? तो आप इस मैप से या इस इमेज से आप देख सकते हैं। सपोज ये विषुवत रेखा है। अब यहाँ से आप देखिए, पहले तो ये लैंड मास एक जगह था, अब एक विषुवत रेखा की ओर शिफ्ट हो रहा है ऊपर, और एक वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक दिखाई देगा कि दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ और एक विषुवत रेखा से पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ को एफ बी टेलर महोदय ने बताने की कोशिश की थी। ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब टेलर महोदय ने महाद्वीप का जो ड्रिफ्ट है, प्रवाह है, वो दो दिशाओं में बताया, पहला विषुवत रेखा और दूसरा पश्चिम की ओर, तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि जो महाद्वीप है वो विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर ही प्रवाह हुआ? ठीक है। तो इसके पीछे इन्होंने दो रीजंस बताए, दो कारण बताए। ठीक है। पहला कारण इन्होंने बताया कि जो विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर प्रवाह का मुख्य कारण इन्होंने चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति को बताया। यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना हम भूल गए, और वो ये था कि जो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की ओर जो महाद्वीप का प्रवाह हुआ, उसका रीजन था गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और जो महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ, उसका जो मेन रीजन था वो चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय शक्ति। ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ इस डायग्राम से फिर से समझ सकते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है, इस विषुवत रेखा से ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो महाद्वीप का प्रवाह हुआ, उसके पीछे इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल को जिम्मेदार माना। और जो महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति को जिम्मेवार माना। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो विषुवत रेखा यानी महाद्वीप का जो विषुवत रेखा की ओर प्रवाह जो हुआ, उसके कारण हिमालय, आल्प्स तथा कॉकेकस जैसे पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह करने से रॉकी और एंडीज जैसे महान पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है। अब जब इस मैप को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि जो उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका को जो रॉकी पर्वत है उसको आप अगर देखें तो ये पश्चिम की तरफ है, पूरब से उत्तर से दक्षिण। और दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है उसका विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ठीक है। और अगर आप हिमालय को देखेंगे तो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि ये था इंडिया। ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो जब इंडिया दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ अगर मूव किया होगा, तभी तो उसका विस्तार यहाँ फोल्ड पड़ने के कारण, मोड़ पड़ने के कारण पूरब से पश्चिम की तरफ इसका विस्तार हुआ। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की, जो एफ बी टेलर थे, कि जो विषुवत रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ उसके कारण हिमालय और आल्प्स तथा कॉकेकस, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह के कारण रॉकी, एंडीज जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है। आप इस मैप से थोड़ा और आसानी से आप समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया। अब इंडिया और
जो चाइना तरफ का जो पार्ट है वो कोलैप्स किया और यहाँ बन जाता है आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, तो इनका कहना यही था। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब टेलर का जो कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस था, इनका आलोचना भी होता है। ठीक है, जब भी आप किसी काम को करते हैं तो उस काम का आलोचना होना लाजमी है। तो उसी तरह इनके कामों का भी आलोचना हुआ और इनके कामों का आलोचना इस प्रकार हुआ कि टर्सरी युग के पर्वतों के निर्माण के लिए 20 से 40 मील क्षैतिज गति पर्याप्त होगा, लेकिन जो टेलर थे इन्होंने हजारों मील का प्रवाह बताया, जो कि ये संभव नहीं है। ठीक है, इन्होंने टर्सरी युग के पर्वतों के निर्माण के लिए चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति को जिम्मेवार बताया, उत्तरदायी बताया। तो फिर उसके पहले के जो पर्वत है उसके विषय में क्या होगा? ठीक है, फिर एक और आता है बात कि यदि ज्वारीय शक्ति से महाद्वीप का बड़े पैमाने पर प्रवाह हो सकता है, ड्रिफ्ट हो सकता है, तब तो यह शक्ति पृथ्वी के परिभ्रमण पर ब्रेक भी लगा सकती थी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये कंटिन्यू चलता रहा, ये तो ब्रेक भी लग सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए होम्स महोदय ने कहा कि ना तो ज्वारीय शक्ति और ना ही कोई बाहरी शक्ति महाद्वीप में प्रवाह ला सकती है और ना ही पर्वत के निर्माण में सहायता कर सकती है। यह शक्ति तो पृथ्वी के अंदर से आनी चाहिए। अगर कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हो रहा है तब तो पृथ्वी के अंदर से होना चाहिए। ड्रिफ्ट के लिए कोई बाहरी शक्ति या कोई ज्वारीय शक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। होम्स ने इनका जो आलोचना है वो आलोचना करते हुए कहा था। ठीक है, इस प्रकार जो एफ.बी. टेलर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट है वो मान्य नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा। और ये थ्योरी है, यानी हाइपोथेसिस है, आप इसमें अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने बताया उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस पूरे जो टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का अगर जिस्ट की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी के स्थलखंड को दो भागों में बताया, जिसमें पहला था लॉरेंसिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इनके जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो इन्होंने परिकल्पना देने की कोशिश की, ये मुख्यतः टर्सरी युग के मुर्दार पर्वतों से रिलेटेड था, यानी टर्सरी पर्वत के बारे में अध्ययन करना था। ठीक है, और अगर आप इसे और अच्छे से समझें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ रॉकी और एंडीज का विस्तार क्यों है, पूर्व से पश्चिम हिमालय, कॉकेसकस और आल्प्स का विस्तार क्यों है, इसी चीज़ को इन्होंने बताने की कोशिश की थी। ठीक है, एक चीज़ और, एंटोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया था 1858 में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लॉरेंसिया यानी कि क्रिटेशियस काल में लॉरेंसिया कहाँ था, तो उत्तरी ध्रुव के पास। गोंडवाना लैंड कहाँ था, तो दक्षिणी ध्रुव के पास। यही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, टेलर ने महाद्वीप का जो प्रवाह है वो किन दो दिशाओं में बताया। तो पहला दिशा इन्होंने बताया विषुवत रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। फिर एक यही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि विषुवत रेखा की ओर महाद्वीप के प्रवाह से किन किन पर्वतों का निर्माण हुआ, तो उसमें हिमालय आ जाएगा, आल्प्स आ जाएगा और कॉकेसस आ जाएगा। ठीक है, जबकि महाद्वीपों के पश्चिम की तरफ प्रवाह करने से रॉकी और एंडीज जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यही बेसिक था एफ.बी. टेलर का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो परिकल्पना था उससे संबंधित। आई होप कि आपको सेशन
पसंद आया होगा। तो सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको मिले तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी वीडियो आपको अब प्रोवाइड करवाया जाता है उससे संबंधित आपको क्विज प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको क्विज भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।